So this is our unit 3 for course code 6001 discourse analysis, that is also 9076, and the unit 3 is discourse genres, that is basically categories or types of discourse. Yes, Iram, it's my group. There is only one admin in that group, and that is me. That group is only for news from university, like if there is news about your quiz, your assignment, your exams, अगर यूनिवर्सिटी अपना कोई भी शेड्यूल चेंज करती है असाइनमेंट से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी हम लोगों को इन्फॉर्म करती है और ये भी कहती है कि हम आप लोगों के ग्रुप्स में उसको शेयर कर दें जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं. सो दैट इज़ वाई वी मेक दीज ग्रुप्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों को फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यूनिवर्सिटी यूजली हमें फॉरवर्ड कर देती है और हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई वी मेक दीज ग्रुप्स. तो इस पर्पज़ के लिए ये ग्रुप बना है, इसीलिए उस पर प्राइवेसी लगी हुई है और अपार्ट फ्रॉम मी नोबडी कैन सेंड मैसेजेस. आप लोगों ने खुद कोई बात पूछनी हो तो यू कैन इनबॉक्स मी. अदरवाइज उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रेलेवेंट मैसेजेस हैं वही आएंगे. एनीवेज, जो जब हम डिस्कोर्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर हम लैंग्वेज का भी ऑब्वियसली डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस जो है वो बिलो सेंटेंस लेवल नहीं होता, इट इज़ बियॉन्ड सेंटेंस लेवल. एंड ऑब्वियसली ये लैंग्वेज इन यूज़ की इन्वेस्टिगेशन भी है. अब ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ स्ट्रक्चर और स्टाइलिस्टिक फीचर्स की डिस्क्रिप्शन तक लिमिटेड नहीं है कि बस हम एनालाइज करें और बस ये बता दें कि कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स यूज़ हुए हैं, कौन से स्टाइलिस्टिक फीचर्स यूज़ हुए हैं लैंग्वेज के, बल्कि इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो लिंग्विस्टिक फॉर्म्स हैं, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस हैं लैंग्वेज के अंदर, और इसी तरह से वो जो एक सोसाइटी है जिसके अंदर या सोशल सेटिंग है जिसके अंदर वो डिस्कोर्स या वो जो लैंग्वेज है जो यूज़ हुई है या वो जो पर्टिकुलर यूज़ का इंस्टेंस है, उसमें जितने भी सोशल फैक्टर्स या कंसिडरेशंस या कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व थी, हम उन रिलेशनशिप्स को भी उसके अंदर कंसिडर करते हैं. जो रिलेशनशिप है लिंग्विस्टिक फॉर्म और उसके फंक्शन के दरमियान, वो सोशल इंटरेक्शन में क्रिएट होता है या यू कैन से कि रियलाइज़ किया जाता है, और उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो अटरेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो लैंग्वेज के वो नेचुरली कहीं पे इंस्क्राइब नहीं हुए होते, वो उस सेटिंग के हिसाब से हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद निगोशिएट करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि इस सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेस में हम ये वाली अटरेंसेस क्रिएट करेंगे या ये वाली अटरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे. यस, यू कैन आइडेंटिफाई स्टाइल और स्ट्रक्चर और उसके हिसाब से आप पर्पस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टाइल और स्ट्रक्चर, इट इज़ अबव एंड बियॉन्ड दैट. और हम सिर्फ स्टाइल और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके बस वहाँ पे छोड़ नहीं देते, वी गो बियॉन्ड दैट. बस सिर्फ ये नहीं बता देते कि ये फीचर्स यूज़ हुए हैं, हम आगे उसके पर्पस और फिर सोशल इम्प्लीकेशंस तक जाते हैं, मीनिंग कि एनालिसिस ब्रॉडर होता है. ऐसा नहीं है कि एनालाइज नहीं करते, इट्स जस्ट दैट कि उस एनालिसिस तक लिमिटेड नहीं रहते, वी टेक इट बियॉन्ड दैट. अब चूंकि ये रिलेशनशिप जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसमें फिर ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि हम इसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं फॉर्म और फंक्शन के रिलेशनशिप को, और ऑब्वियसली हम इसको निगोशिएट भी कर सकते हैं, यानी जो पहले से सेट था हम उसमें तब्दीली भी ला सकते हैं, वी कैन चेंज इट. एंड ऑब्वियसली वो जो फॉर्म और फंक्शन का रिलेशनशिप था हम उसको टोटली न्यू वे में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी उस पूरी जो सेटिंग है या पूरा जो यूजेज है लैंग्वेज का उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड. तो कंस्ट्रक्शन तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसीलिए हमारी जो लैंग्वेज है उसका जो फंक्शन है वो फ्लूइड है, बट ऑब्वियसली मीनिंग कि वो एब्सोल्यूट नहीं है कि हर दफ़ा इस सिचुएशन में लैंग्वेज एग्जैक्टली इसी तरह ही यूज़ होगी.
वो एक फ्लूइड कंस्ट्रक्ट है जिसको हर दफ़ा इंटरेक्शन में नए सिरे से यूज़ किया जाता है एंड पीपल कैन यूज़ इट डिफरेंटली। लाइक एक ही कंस्ट्रक्ट है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, aren't you listening to me, give me a glass of water, hey give me a glass of water, where is my glass of water। कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनसे जिनसे हम ये एक सिंगल मीनिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है फॉर्म और फंक्शन की वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फ्लूइड है, वो हर दफ़ा नए सिरे से नए तरीके से क्रिएट की जा सकती है। अब ये जो डायक्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन होती है लैंग्वेज की, डायक्रॉनिक होती है जिसमें दो एंड्स इन्वॉल्व हों। डाई मीन्स टू। तो इसमें बेसिकली हम जब स्टडी कर रहे होते हैं लैंग्वेज के रिलेशन को, तो हम दो पॉइंट्स को लेते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चरिंग के, और हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे ये चीज़ ऐसे थी और दूसरे पॉइंट पे ये चीज़ ऐसे थी। यानी दो पॉइंट्स को फोकस करते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स को हम फोकस नहीं कर रहे होते। तो जैसे लेट सपोज कि अगर हम ये देखें कि 1920 में लैंग्वेज ऐसे यूज़ हो रही थी और 1950 में लैंग्वेज ऐसे यूज़ हो रही थी, तो दैट इज़ डायक्रॉनिक स्टडी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि क्लासरूम में लैंग्वेज ऐसे यूज़ होती है और मार्केट में लैंग्वेज ऐसे यूज़ होती है, तो अगेन इट्स डायक्रॉनिक। और ऑब्वियसली जितनी भी डायक्रॉनिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इस चीज़ को, इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं कि जो लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है फॉर्म और फंक्शन के दरमियान वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि फ्लूइड है। Okay, now we will take a break for 10 minutes. We will be back at 5:15. So, is the voice clear? Class, can you hear my voice? Okay, good. So let's restart. So description of discourse is basically, obviously as we were discussing, it is based on language beyond sentence level, and in which we basically construct the relationship between form and function, and that is why this relationship is not absolute, it is basically fluid. So linguistic form can be simply associated to one particular function or meaning, and rather this relationship is essentially dependent on the context of an utterance, as intended meaning of an utterance or communicative intention of a speaker may altogether change in varying contexts. सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक फॉर्म होती है वो एक, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और एक ही फंक्शन या मीनिंग होता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होता है मीनिंग और फॉर्म का या फंक्शन का और फॉर्म का, वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कोई भी जो इंटेंशन एटरेंस होती है उसका एक इंटेंडेड मीनिंग भी होता है जो स्पीकर ने इंटेंड किया होता है, और वो जो इंटेंशन है स्पीकर की वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में टोटली चेंज भी हो सकती है। लाइक एक ही जो स्टेटमेंट है वो आप सरकास्टिकली बोलें तो उसी सेम अटरेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, वही अटरेंस अगर आप हैप्पीली बोलें तो मीनिंग चेंज हो जाता है, एंग्रीली बोलें तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सो दैट मीन्स कि जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स हैं लैंग्विस्टिक फॉर्म के वो फिक्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो उसके फंक्शंस हैं वो कंटेक्चुअल बैकग्राउंड के साथ चेंज हो जाते हैं। सो यू कैन से कि जो फॉर्म है लिंग्विस्टिक वो तो फिक्स्ड है या रिलेटिवली फिक्स्ड है,
लेकिन जो उसका फंक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लूइड है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब उससे फिर हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जो डिस्कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो फंक्शंस और इंटेंडेड मीनिंग्स की स्टडी भी है। यानी हम सिर्फ फॉर्म को स्टडी नहीं कर रहे, हम वो जो फंक्शंस हैं या वो जो इंटेंडेड मीनिंग्स हैं उनको भी स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ कम्स आवर मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिस्कोर्स जॉनरास। अब डिस्कोर्स को हम बहुत सारे जॉनरास में डिवाइड कर सकते हैं, जो अपनी अपनी जगह जो है यूनिक होते हैं। अब किस बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं? उनके स्ट्रक्चर की फॉर्म बेस पे, उनकी फॉर्म की बेस पे, उनके स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बेस पे, और फिर उनके फंक्शन की बेस पे। यानी स्ट्रक्चरली डिस्कोर्सेज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर्म की बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली फंक्शंस की बेस पे भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। अब हर जो डिस्कोर्स जॉनरा है वो एक डिफरेंट वे में या अपने एक मखसूस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में लैंग्वेज को यूज़ करता है, स्पीच में भी और राइटिंग में भी। और जो ही हम किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा ऑफ डिस्कोर्स हमारे सामने आता है और हम उसका एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेच होता है लैंग्वेज का उसको हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, तो उसके स्टाइल, रजिस्टर और जार्गन को देखते ही हमें आइडिया हो जाता है या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कोर्स का कौन सा जॉनरा यूज़ हुआ है, ये यूटिलाइज हुआ है। सो अब ये जो वेरिएशंस हैं लैंग्वेज यूज़ की, उनको डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से टेलर किया जाता है। यानी ये जो डिफरेंट डिस्कोर्स के जॉनराज हैं, ये बेसिकली ये जॉनराज डिफरेंट क्यों हैं एक दूसरे से? बिकॉज दे आर इंटेंडेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और इसीलिए लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या इन जॉनरास के अंदर यूज़ होते हैं। और ये सिर्फ फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिकल लेवल्स पर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि इसमें डिस्कोर्स जॉनरा के अंदर बहुत सारे और फीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स भी होते हैं डिस्कोर्स जॉनरास के, जो डिफरेंट प्रोफेशनल डोमेन्स के अंदर ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं जिससे जो उस डिस्कोर्स जॉनरा के जो इनसाइडर्स होते हैं उनके नॉलेज में वो फीचर्स होते हैं, और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी नॉलेज में वो फीचर्स नहीं होते। जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो जब लॉयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको तो समझ आती हैं, लेकिन वो इंसान जो लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसी तरह से बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं कि जब डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हो तो उन्हें तो समझ आती हैं, लेकिन जो इंसान डॉक्टर ना हो या मेडिकल प्रोफेशन से ना हो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसीलिए इसी तरह अगर आप शॉप्स पे जाएं तो समटाइम्स शॉपकीपर्स, स्पेशली अगर आप जूतों की दुकानों पे जाएं, शू शॉप्स पे, तो वो बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और दे आर नॉट इवन इंटेंडेड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो ये इनसाइडर और आउटसाइडर जो है ये टर्मिनोलॉजीज बन जाती हैं, ये फीचर्स बन जाते हैं जो उन जॉनरास को एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं, या वो जो उसके यूज़र्स हैं वो उनको एज यूनिक आइडेंटिटी भी समटाइम्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन डिस्कोर्सेस के, वो टारगेटेड ऑडियंस पे बहुत क्लोज अटेंशन रखते हैं ताकि वो कोई भी लिंग्विस्टिक या कम्युनिकेटिव एम्बिग्विटी ना क्रिएट हो जाए। यानी जब डॉक्टर है वो जब दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो सेम बात वो डिफरेंट वर्डिंग में करता है, और जब पेशेंट से बात करता है तो वही सेम बात वो डिफरेंट वर्डिंग में करता है, क्योंकि उसको पता है कि वही बात अगर वो उसी सेम वर्डिंग में करेगा तो वो पेशेंट की समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से जो लॉयर है जब वो दूसरे लॉयर से बात करता है तो वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, जब वो अपने क्लाइंट से बात करता है तो वो वही बात नॉर्मल लैंग्वेज में या जो एवरीडे लैंग्वेज है उसमें उसको एक्सप्लेन करता है ताकि कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन डिस्कोर्सेस के, वो इन यूनिक फीचर्स से फुली अवेयर होते हैं और वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से इन फीचर्स को स्विच करते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। अब ये जो डिस्कोर्सेस हैं इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली पावर और अथॉरिटी भी क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट और यूनिक फीचर्स को यूज़ करते हैं। फिर वो फेवरेबल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए भी जो है वो इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से
जब वो कंज्यूमर्स के ऊपर किसी तरह का कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट डालना चाह रहे हूँ तब भी वो, अगर आपने किसी को अपनी कन्वर्सेशन से एक्सक्लूड करना हो तब भी आप इन जॉनरास को स्विच कर सकते हैं ताकि आप दूसरे को अपनी कन्वर्सेशन से एक्सक्लूड कर दें, या किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर फील कराएं, या खुद अपनी पावर और अथॉरिटी को असर्ट करवाएं। इन सब पर्पसेस के लिए इन डिफरेंट जॉनरास को कॉन्शियसली यूज़ किया जाता है। तो जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है किसी भी डिस्कोर्स की, या उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो पैसिव रिसिपिएंट्स नहीं होते उन मैसेजेस के, बल्कि वो उस, क्योंकि उन्होंने उन मीनिंग्स को डिकोड भी करना होता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट मीनिंग्स को नहीं बल्कि वो जो इम्प्लिसिट मैसेजेस होते हैं उनको भी। कि लेट्स सपोज अगर आपकी मौजूदगी में दो लोग या दो डॉक्टर्स बैठे हैं और वो आपस में किसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज में बात करनी शुरू कर देते हैं, इवन दो दे आर योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो एक्सप्लिसिट मैसेज भले से आपकी समझ में ना आ रहा हो, इम्प्लिसिट मीनिंग आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि दे डोंट वांट टू इंक्लूड यू इन देयर कन्वर्सेशन और दे आर इग्नोरिंग यू, राइट। तो एक्सप्लिसिट मैसेज और इम्प्लिसिट मैसेज दोनों ही जो रिसिपिएंट्स हैं वो डिकोड कर रहे होते हैं। तो वो सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट्स नहीं होते, वो एक्टिव रिसिपिएंट्स होते हैं जो डिकोडिंग का काम भी साथ साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो टर्म पावर है ये लिटरेचर और डिस्कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन ये जो पावर है ये स्टैटिक नहीं होती, ये अनकंडीशनल भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के साथ पावर है तो ऑटोमेटिकली आ गई है या हमेशा रहेगी। जैसे लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो एक ऑफिस में, उसके अंडर 4 लोग काम करते हैं। अब दोज 4 पीपल, उनके लिए वो जो पर्सन है वो अथॉरिटी की फिगर है, वो पावर स्ट्रक्चर में उनसे ऊपर है, तो वो उनके ऊपर एक पावर का स्ट्रक्चर रखता है या एक पावर की अथॉरिटी रखता है। तो वो डिस्कोर्स में उनके ऊपर एक पावर के रिलेशनशिप में है। लेकिन वही पर्सन जब किसी मीटिंग में जाता है जहाँ पे उससे सुपीरियर जो पोजीशन के लोग हैं वो बैठे होते हैं और वो उनमें सबसे जूनियर होता है, तो उसका पावर, उसकी जो पोजीशन है उस हायरार्की में पावर पोजीशन वो चेंज हो जाती है। अब वो उस पावर और अथॉरिटी में नहीं रहता जिसमें वो उस वक्त था जब वो अपने से जूनियर लोगों के दरमियान बैठा हुआ था। इसी तरह से एक घर में भी अगर आप देखें तो लेट्स सपोज के देयर आर 5 और 6 सिबलिंग्स, तो जो सबसे बड़ा भाई या बहन है उसको अपने से छोटे भाई बहनों के ऊपर एक पावर की पोजीशन हासिल है, लेकिन उसी भाई या बहन को अपने पेरेंट्स या अपने जो बाकी के जो बड़े हैं घर के, इवन इफ देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, तो उनके साथ वो पावर के रिलेशन में डिफरेंट है उसका रिलेशनशिप, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पावर या अथॉरिटी रखते हैं फैमिली के अंदर। जो आपके ये जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फ्लूइड होते हैं, ये सेम नहीं होते। तो ये जो फ्लूइड एंटिटी है यानी पावर, ये कंटेस्ट भी की जाती है, ये निगोशिएट भी की जाती है, और इसको आप हर दफ़ा हर कन्वर्सेशन में नए सिरे से असर्ट करते हैं, नए सिरे से एस्टैब्लिश भी करते हैं। जो एजेंट्स होते हैं जिनको हम पावरलेस कर देते हैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी सोशल सेटिंग या ग्रुप सेटिंग के अंदर, किसी भी इंटरेक्शन के अंदर, तो हो सकता है कि किसी और पॉइंट पे वो दोबारा से पावरफुल हो जाएं कंटेस्ट करके अपनी पोजीशन को, या अपनी पोजीशन को निगोशिएट करके। और ये भी हो सकता है कि जो किसी एक पॉइंट पे पावरफुल हों वो कंटेस्ट और निगोशिएट होने के बाद लेस पावरफुल की पोजीशन में चले जाएं। तो ये जो पावरफुल की पोजीशन है या पावर की पोजीशन है डिस्कोर्स के अंदर, ये फिक्स्ड नहीं है, इट इज़ फ्लूइड, इट इज़ चेंजिंग विद एवरी इंटरेक्शन एंड इवन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। और उन केसेस में भी ये पॉइंट वैलिड रहता है जहाँ पे पावर रिलेशंस में इनहेरेंट ही एसिमेट्री है जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर कोई बड़ा भाई बहन है और उससे छोटे भाई बहन है और उनमें एक इनहेरेंट एसिमेट्री है ना, कि बड़ा भाई बहन ज़्यादा पावर की पोजीशन में और छोटे जो वो कम पावर की पोजीशन में है, तो उनमें भी कई दफ़ा जब झगड़ा होता है तो छोटे बहन भाई ज़्यादा शोर करके, ज़्यादा रो के अपनी बात ज़्यादा जल्दी मनवा लेते हैं या अपना पॉइंट ज़्यादा फोर्सफुली सामने रख लेते हैं। तो वो जो बड़ा भाई बहन होता है वो लेस पावर की पोजीशन में चला जाता है। तो उनका भी वो जो पावर डायनामिक है वो भी फिक्स्ड नहीं रहता, उस एसिमेट्री में भी वो जो पावर रिलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्कोर्सेस की बात करें तो वो तो होते ही एसिमेट्रिकल हैं पावर रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके अंदर जो पावर है वो हमेशा निगोशिएट और
कंटेस्ट होती रहती है। अब जैसे अगर आप कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स में हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में हूँ, क्लासरूम एक्सचेंजेस हूँ, तो हमेशा जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। कभी भी लोग जो हैं वो इक्वल पावर में नहीं होते। हमेशा कुछ लोग हायर पावर और कुछ लोग लेस पावर के साथ ही उन सिचुएशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे जो जजेस होते हैं उनकी पावर ऑब्वियसली हायर होती है लॉयर्स की, फिर क्रिमिनल्स की, जो लोग अपना केस लेके आए होते हैं उनकी पावर रिलेशंस आपस में हमेशा एसिमेट्रिकली होते हैं, एक जैसे नहीं होते। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में भी जो पुलिस की अपनी जो हायरार्की है वो भी इन्वॉल्व है, फिर जो क्रिमिनल्स या जो कंप्लेनेंट्स हैं उनकी अपनी एक हायरार्की है, फिर क्लासरूम के अंदर भी टीचर स्टूडेंट की अपनी एक हायरार्की है। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्कोर्सेज हैं वो तो होते ही एसिमेट्रिकल हैं, और उसमें भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं फिर वो निगोशिएट करते हैं, अपने लिए स्पेसिफिक स्पेसेस क्रिएट करते हैं उस पावर हायरार्की के अंदर। समटाइम्स वो लोग जो कम पावर में होते हैं वो भी निगोशिएट करके अपने लिए रिलेटिवली ज़्यादा स्पेस गेन कर लेते हैं उस कंपैरेटिवली पावरलेस स्टेटस के अंदर रहते हुए भी। बट अगेन दे कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डिस्कोर्स। अब ये जो जॉनरा जो हम जब जनरली बात करते हैं, जो सोशली रिकग्नाइज्ड वे है लैंग्वेज को यूज़ करने का, वो क्या है? डिस्कोर्स कम्युनिटी के अंदर, यानी कोई भी ऐसा जॉनरा जिसको हम कंसिडर करते हैं एक सोशली रिकग्नाइज्ड वे है लैंग्वेज को यूज़ करने का, उसको हम जॉनरा ऑफ डिस्कोर्स कंसिडर करते हैं। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर डिस्कोर्स जॉनरा को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में जो डिस्कोर्स है वो किस तरह से जनरेट किया जाता है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो टेक्स्ट हैं वो डिफरेंट डिस्कोर्स कम्युनिटीज़ के अंदर किस तरह से फंक्शन करती हैं। और जो एनालिस्ट है वो उसमें सबसे ज़्यादा या उसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है कि कौन सी रेट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होती हैं टेक्स्ट को क्रिएट करने में, कौन सी जो है वो टेक्निक्स या फॉर्म्स यूज़ होती हैं जिनसे ये डिस्कोर्सेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, और कौन सी कम्युनिटीज़ के अंदर कौन से रिलेशनशिप्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पेरेंट जॉनरा के अंदर थे, कौन से सब जॉनरास के अंदर थे। और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किससे डील कर रही होती हैं? पर्टिकुलर जॉनराज ऑफ डिस्कोर्स। अब ये जो डिस्कोर्स कम्युनिटी की नोशन है, यानी एक तो हमारी जनरल कम्युनिटीज़ होती हैं, कल्चरल कम्युनिटीज़, एक कम्युनिटीज़ होती हैं डिस्कोर्स कम्युनिटीज़। यानी हर जो डिस्कोर्स का जॉनरा है वो अपनी जगह एक डिस्कोर्स कम्युनिटी बना रहा है। जब डॉक्टर्स अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो अपनी एक डिस्कोर्स कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। जब फ्रेंड्स का एक ग्रुप आपस में अपने अंदाज में बात कर रहा है तो वो अपनी एक डिस्कोर्स कम्युनिटी जनरेट कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज़ अ पर्टिकुलर डिस्कोर्स कम्युनिटी। और ये सब के सब जो हैं वो सोशल कंस्टिट्यूएंट्स हैं और एक सोसाइटी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। जो जितने भी हमारे पास डिस्कोर्स के जॉनराज हैं उनके अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, उनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। समटाइम्स ये बाउंड्रीज ब्लर भी हो जाती हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। उनके जो डिस्कर्सिव फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एक डिस्कर्सिव जॉनरा, एक डिस्कोर्स का जॉनरा जो है वो दूसरे डिस्कोर्स में यूज़ हो जाता है। इंटरटेक्सचुअलिटी आ जाती है कि हम एक डिस्कोर्स के फीचर्स की हेल्प से दूसरे डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। So all of this again is fluid, it is not fixed. जैसे हम जब पॉलिटिक्स के ऊपर जो डिस्कोर्स है जब हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम ऐसा नहीं है कि उन्हीं फीचर्स को यूज़ करके हम एडवर्टाइजिंग डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही जो डिस्कोर्सेज हैं बेसिकली परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो परसुएसिव आर्ग्यूमेंट की टेक्निक्स हैं वो दोनों डिस्कोर्सेज में यूज़ हो रही हैं। तो एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर ऑफ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट टेक्निक्स तो हम दोनों ही डिस्कोर्सेज के ऊपर उन टेक्निक्स को अप्लाई करके उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो डिस्कोर्स जॉनराज होते हैं उनमें कुछ जो चीज़ इन डिस्कोर्स जॉनरास को एक दूसरे से अलग करती है उनमें से एक जो मेन चीज़ है वो कौन सी है? लेक्सिकल चॉइसेस, यानी वर्ड चॉइसेस। सिंटैक्टिक अरेंजमेंट्स भी, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी, और जाहिर बात है वो ये जो लेक्सिकल यानी वर्ड चॉइसेस हैं और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जो चॉइसेस हैं ये उन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होती हैं जो ये डिस्कोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब चूँकि ये डिस्कोर्स जॉनरास जो हैं वो यूजली प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो हर फील्ड के हिसाब से उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस चॉइसेस भी होती हैं और वर्ड चॉइसेस भी होती हैं, और इसी वर्ड चॉइसेस और सेंटेंस चॉइस की बेस पे ही वो जो जॉनरास हैं वो एक दूसरे से
डिफरेंट होते हैं। अब ये जो डिस्कोर्स कम्युनिटी की टर्म है उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये अजम्पशन बहुत कॉमन है कि जो डिस्कोर्स है उसके ऊपर कम्युनिटीज़ की कुछ कन्वेंशंस या कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी तभी बनती है जब हम कुछ एक जैसे रूल्स को या एक जैसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। तो अगर कोई डिस्कोर्स कम्युनिटी है तो दैट मीन्स कि वो कम्युनिटी कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करती है जो उस कम्युनिटी में एटलीस्ट रेगुलरली या रूटीनली फॉलो किए जाते हैं, यानी वो उस कम्युनिटी या उस सोशल ग्रुप की जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए जो पेडागॉजीज, यानी पेडागॉजी कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग को, टीचिंग एंड लर्निंग को। अब जो पेडागॉजीज हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी जो टीचिंग की एनवायरनमेंट होती है वो करिकुलम, एकेडमिक, राइटिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो जो डिस्कोर्स कम्युनिटी होगी वो किन आइडियाज से जुड़ी हुई होगी, ऑब्वियसली सोशल बिहेवियर से जुड़ी हुई होगी। वो उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि कोई भी जो ग्रुप है वो किस हद तक जो है वो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहता है, किस हद तक मेंटेन रखना चाहता है, किस हद तक नए मेंबर्स को अपने अंदर इंक्लूड करना चाहता है, और नए मेंबर्स अगर इंक्लूड होते हैं तो उनको किस हद तक फोर्स करना चाहता है कि वो उनके स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करें, या वो नई चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड होने देते हैं या नहीं होने देते। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपको एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। अब डिस्कोर्स कम्युनिटीज़ अगेन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। वाई? क्योंकि एक पर्सन जो है वो एक डिस्कोर्स कम्युनिटी का मेंबर नहीं होता। जो डॉक्टर है वो अगर अपनी डॉक्टर्स वाली कम्युनिटी का मेंबर है तो उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली का जो उसका एक ग्रुप है वो उसका भी मेंबर है, उसके फ्रेंड्स का कोई एक ग्रुप होगा वो उसका भी मेंबर होगा। लेट सपोज के वो किसी स्कूल, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहा होगा तो वो एक टीचिंग कम्युनिटी का मेंबर भी होगा। इसी तरह से अगर उसने कोई और सोशल ग्रुप ज्वाइन किया होगा, कहीं अगर लेट सपोज उसे बुक्स पढ़ने का शौक है तो वो कोई बुक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है तो वो उसका मेंबर भी होगा। उसके अगर कोई सर्टेन पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स कम्युनिटी का मेंबर भी होगा। तो एक इंसान जो है वो एक सिर्फ एक डिस्कोर्स कम्युनिटी का मेंबर नहीं होता। तो जब इसीलिए जो सारी डिस्कोर्स कम्युनिटीज़ होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। जब हम डिस्टिंक्टिव रेट्रिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, तो हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज इनके अंदर यूज़ होती है वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन डिसिप्लिन्स को या इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स को रियल बना देती हैं। यानी वैसे चाहे वो हमारी कॉन्शियसनेस में रियल हूँ या ना हूँ, जब हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें इस डिसिप्लिन या इस डिस्कोर्स कम्युनिटी में या इस कम्युनिटी में दूसरी से डिफरेंट हैं, देन उसकी वो आइडेंटिटी एज सेपरेट, एज डिस्टिंक्ट, एज इंडिविजुअल कंफर्म हो जाती है, पक्की हो जाती है। जो जॉनरास हैं वो कन्वेंशनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, यानी उनके अंदर प्रॉपर कन्वेंशंस होती हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर पैटर्न्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स और प्रोफेशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। इनके अपने डिफरेंट लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं। और ऑब्वियसली अगर इनको दूसरे जॉनरास के साथ कंपेयर किया जाए तो स्टाइलिस्टिक और लिंग्विस्टिक फीचर्स जो हैं वो इन जॉनरास के एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। दैट इज़ वाई वी कॉल देम डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़। अब स्पीच कम्युनिटीज़ या डिफरेंट जो जॉनराज एंड डिस्कोर्स के वो कौन कौन से हैं? डिस्कोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स, देन वी हैव डिस्कोर्स ऑफ लॉ, देन वी हैव लिटरेरी डिस्कोर्सेज और डिस्कोर्स। सो ये वो सारे डिस्कोर्सेज हैं जिनको हम डिस्कोर्स जॉनराज में स्टडी करते हैं। सो दैट वाज आवर यूनिट 3। आई होप दिस यूनिट इज़ क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई भी एम्बिग्विटी है तो वी कैन डिस्कस इट।
Very good. So let's have a look at the summary points. Summary points are basically short version of the whole chapter. Then we have self-assessment questions. What are the defining characteristics of a discourse community, and how do these characteristics influence the way individuals communicate, share knowledge, and establish a sense of belonging within the community? इस चैप्टर में भी इसका आंसर है, लेकिन वो आपको डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करके बनाना पड़ेगा. यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम इंटरनेट ईजीली. बहुत अच्छा सा बना हुआ आपको आंसर मिल जाएगा. यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. How does discourse genre influence the structure, language, and communication strategies used in different types of text, and what role does it play in shaping the expectations and understanding of the audience? Again, book से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ढूंढ के बनाना पड़ेगा. You can use internet for that. How do advertisers use linguistic and visual strategies to construct persuasive messages and appeal to the emotions, desires and aspirations of their target audience? सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग डिस्कोर्स को डिफाइन करें. इसके बाद वो जो एडवर्टाइजिंग डिस्कोर्स की हेडिंग है उसके अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं. फिर एंड में 1 4 5 लाइन की कंक्लूजन दे दें. How does political discourse influence public opinion, and what role does language play in constructing and in reinforcing political ideologies and narratives? Again, political discourse की छोटी सी एक introductory definition दे दें. Then जो सारा उसका इन्फ्लुएंस है पब्लिक ओपिनियन पे, जो उस लैंग्वेज का उसके अंदर रोल है, ये सब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की हेडिंग है उसके अंदर दिया गया है. देन 4 5 सेंटेंसेस की एक कंक्लूजन दे दें. What are the key features of legal language and discourse, and how does its specialized use shape the interpretation and application of laws and regulations within the legal system? Again, जो आपकी legal discourse की heading है उसमें आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा, बट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उस हिसाब से आपने इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लेना है. In what ways do literary devices and figurative language contribute to the creation of meaning, emotion, and aesthetic appeal in literary texts, and how do authors use discourse to convey their artistic vision and themes? ये भी पूरा एक हेडिंग है आपके पास प्रॉपर. उसमें से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा. सिर्फ इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है और कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है वो आपने इस स्टेटमेंट के हिसाब से मोल्ड कर लेना है. So that was our unit 3. I hope this unit is clear.